एकं शिवं शिवं आकाशोज्ज्वलं मेघनाथेश्वरं तत्त्वदिवशङ्करं प्रणभजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं भवतारकं कृतिवितरं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं भूषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं हुगली महानगर के नवनगर में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गणपति के स्थापना का कार्य जो आपने यहाँ किया है वो आगे भी इस तरह से नियमित रूप से चलता रहे। आप सब इस गणपति मंडल के भावना के साथ जुड़े रहें और भारत में एक महान राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और हमारे देश के नेता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस उद्देश्य से गणपति की स्थापना हमारे देश में कराई, वो उद्देश्य इस देश में पूरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर सकता, इसलिए कन्नड़ हिंदी मिलाकर आपसे मैं बात करूँगा। मुझे इस गणपति मंडल के आयोजन में जो विषय दिया है आपसे संवाद करने का, वो विषय है कि लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणपति आंदोलन या गणेशोत्सव का अभियान हमारे देश में क्यों चलाया, कैसे चलाया, उसका हमारे देश को क्या उपलब्धि हुई और आज हमारे देश में ये किस स्वरूप में स्थापित है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में गणेशोत्सव का सामाजिक रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्री लोकमान्य तिलक के बहुत प्रयासों के बाद हुआ। श्री लोकमान्य तिलक ने 1894 के साल में ये गणपति उत्सव का आयोजन शुरू किया। 1894 में श्री लोकमान्य तिलक ने इसको क्यों शुरू किया, कारण उसका क्या था, आधार उसका क्या था। हमारे जमाने में हमारे देश में 1894 में अंग्रेजों की सरकार चलती थी और अंग्रेजों की सरकार ने भारत देश में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, वो ये कि भारतीय नागरिक एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था और वो कानून में भारत के नागरिक 5 की संख्या में अरिब नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते, एक साथ कहीं आ नहीं सकते। अगर कहीं पर ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी, वो भारतीय नागरिकों को समूह में देखते तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी, जेल में डालती थी और उसके बाद उनके ऊपर भयंकर अत्याचार होता था। और वो अत्याचार आप कल्पना नहीं कर सकते, कोड़े मारने से लेकर हाथ के नाखून खींच लेने तक का अत्याचार अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी। अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं का कानून था, उन्हीं का नियम था। अदालत में जो जजेस होते थे वो भी अंग्रेज होते थे। अगर कोई भारतीय नागरिक अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो अदालत में वो शिकायत सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि जज अंग्रेज होता था। ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था। हमारे भारत देश में सन 1875 में 1875 में एक महान व्यक्ति हुए थे, श्री
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने एक गीत लिखा था 1875 में। वो गीत का नाम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत को गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। भारतीय नागरिक यदि वंदे मातरम गीत गाएंगे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़ के बंद कर देगी, ऐसा कानून था। तो एक साथ हम एकत्रित नहीं आ सकते थे, कोई सामूहिक कार्य कर नहीं सकते थे, वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते थे। ऐसे कड़े प्रतिबंध हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए हुए थे। और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था, स्वातंत्र आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता थे श्री तिलक। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिबंध थे, ये जो पाबंदी थी, इसको निरस्त करने के लिए एक योजना बनाई। और उन्होंने ये तय किया कि अगर अंग्रेज सरकार 5 या 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के कानून को भंग करे और नागरिकों के मन में शक्ति आए, डर निकल जाए। अंग्रेजों की सरकार का जो भय है वो भारत के नागरिकों के मन से निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेशोत्सव शुरू किया। 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपति उत्सव होता था, गणेशोत्सव होता था, लेकिन वो घरों में होता था, परिवार के अंदर होता था। परिवार के लोग मिलकर गणपति उत्सव मनाते थे। पहली बार श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में पुणे के शनिवारवाड़ा में पहले गणपति की स्थापना की। आप जानते हैं कि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, पूना महाराष्ट्र में। वहां पर एक बड़ा स्थान है शनिवारवाड़ा। इस शनिवारवाड़े में पहले गणपति की स्थापना हुई थी 1894 में, और वो स्थापना स्वयं श्री लोकमान्य तिलक ने अपने हाथों से की थी। और उस स्थापना में एक गणपति मंडल उन्होंने बनाया था, शनिवारवाड़ा गणेश मंडल। वो भारत का सबसे पुराना गणेश मंडल है। तो उस गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकल्प कराया था कि हम ये गणेशोत्सव का पर्व 10 दिन तक मनाएंगे। अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन गणपति उत्सव को हम जरूर मनाएंगे। और ऐसे करके ये गणेशोत्सव की शुरुआत हमारे देश में हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ, 1894 का पहला जो गणेशोत्सव शनिवारवाड़ा में हुआ तो अंग्रेज पुलिस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जो गणेशोत्सव को मनाने वाले कार्यकर्ता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। कारण ये था कि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल है। राजनीतिक गतिविधि में अगर वो शामिल होते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में होते, तो पुलिस उनको अरेस्ट करती। लेकिन चूंकि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल थे, इसलिए अंग्रेज पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे 10 दिन तक वो गणपति उत्सव चला। 1894 में 1894 में अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। श्री लोकमान्य तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहां पर आयोजित किया था। स्वयं श्री लोकमान्य तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे। एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया। उनका नाम था श्री विपिन चंद्र पाल। 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याख्यान में विपिन चंद्र पाल वहां आए। 21 अक्टूबर का दूसरा व्याख्यान हुआ तो उसमें श्री लोकमान्य तिलक ने उत्तर भारत के एक बड़े नेता को बुलाया, श्री लाला लाजपत राय। वो 21 अक्टूबर को आए। फिर तीसरे व्याख्यान में उन्होंने, आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुणे शहर में 3 महान क्रांतिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में। 3 भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांतिवीर के रूप में जन्म लिया। वो थे श्री चापेकर बंधु। तो 23 अक्टूबर को व्याख्यान चापेकर बंधुओं में जो सबसे अग्रज थे, बड़े थे, उनका हुआ। फिर 24 अक्टूबर को चापेकर बंधुओं में दूसरे नंबर के
जो उनके भाई थे उनका हुआ, एक श्री बालकृष्ण चापेकर, एक दया कृष्ण चापेकर, ऐसे करके तीनों चापेकर बंधुओं का व्याख्यान हुआ। फिर उसके बाद श्री लोकमान्य तिलक ने मुंबई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, उनका एक व्याख्यान हुआ और इस तरह से 10 दिन लगातार व्याख्यान माला चली। गणपति उत्सव हुआ, व्याख्यान माला चली। जितने भी वक्ता वहां पर व्याख्यान देने के लिए आए पहले गणपति उत्सव में, सबका जोर ये था कि भगवान गणेश हमारे देश को आजादी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज्य दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरकार समाप्त हो। सभी व्याख्याताओं ने इस तरह के विषय लिए थे और जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे उनमें उन्होंने देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे व्याख्यानों के माध्यम से भरने का काम शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? पुणे के लोगों में गणपति आयोजन के लिए उत्साह पैदा हुआ और 1894 में पहले गणपति की स्थापना पुणे में शनिवारवाड़ा में हुई। अगले वर्ष 1895 में पूरे पुणे में 11 गणपति मंडल बने एक ही वर्ष के बाद और 11 गणपति स्थापित हुए। उसके बाद 1896 में एक साथ 31 गणपति स्थापित हुए, 31। फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से ऊपर गणपति हो गए। फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पुणे से बाहर मुंबई में, पुणे से थोड़ा आगे जाकर अहमदनगर में, फिर पुणे के थोड़ा सा और आगे जाकर नागपुर में, पूरे विदर्भ में ये फैलता ही गया गणपति उत्सव का। और पुणे के आजू बाजू के महाराष्ट्र के सारे बड़े शहरों में ये गणपति की स्थापना जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत देश के लोगों में चेतना भी बढ़ती गई। थोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में गणपति आ गए और गणेशोत्सव बहुत जोर शोर से मनाना शुरू हुआ। 1894 के बाद 1904 में, माने सन 1904 में पहली बार लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों को ये अपील किया कि हम गणेशोत्सव का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत का स्वराज्य प्राप्ति करना है, आजादी प्राप्त करना है। बिना आजादी के गणेशोत्सव का कोई अर्थ नहीं है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है। पहली बार लोगों ने श्री लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को और इस सपने को बहुत गंभीरता से समझा। उसके बाद एक दुर्घटना हो गई हमारे देश और वो दुर्घटना ये थी 1904 में, सन 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्नर वॉयसराय की हैसियत में आया, उसका प्रमोशन हुआ था। उसका नाम था कर्जन। ये बंगाल का वॉयसराय बना था। बंगाल का वॉयसराय बनने के बाद इस कर्जन ने एक बहुत खतरनाक काम किया था। उसने क्या किया था? बंगाल राज्य को 2 भागों में बांट दिया, 2 हिस्से कर दिए बंगाल के और उसके लिए एक कायदा बनाया, कानून बनाया और उसका नाम दिया उसने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, बंगाल को बांटने का कानून। कर्जन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने किया। बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था। आज हमारे भारत देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे 35 राज्य हैं, भूमध्यसागरीय राज्य हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, 160 वर्ष पहले भारत देश में सिर्फ 4 राज्य थे, 4 स्टेट थे। एक बंगाल था, दूसरा मद्रास राज्य था, उसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक तीसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी, और चौथा भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है, पूरा उत्तर भारत। बंगाल प्रेसिडेंसी का उस समय में क्या मतलब था, सरल माहिती देता हूं। बंगाल का उस समय 1904 में, सन 1904 में एक ही अर्थ था, पूरा बिहार राज्य, पूरा आसाम, पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। उस समय तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तो पूरा बंगाल, बांग्लादेश को मिलाकर पूरा आसाम, उड़ीसा का
3/4 भाग, और उसके बाद आसाम के ऊपर के भारत के जो छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये जो छोटे 7 राज्य, ये पूरा मिलाकर बंगाल राज्य था। अंग्रेजों ने उस समय इसको 2 हिस्सों में बांटा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था, कुल लोक संख्या, कुल जनसंख्या, वो करीब 7 कोटि था। 7 कोटि नागरिक बंगाल में रहते थे, 7 करोड़। अब ये बंगाल का जो बंटवारा हुआ, इसमें क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदुओं के लिए, और जो वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए और ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए। ईस्ट बंगाल में कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास था। 3 कोटि 80 लाख नागरिक ईस्ट बंगाल में, और बाकी जो 4 करोड़ 20 लाख नागरिक थे वो वेस्ट बंगाल में। तो हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बंटवारा किया, और ये बंटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ? संप्रदाय के आधार पर आप देश का अगर बंटवारा करते हैं, किसी राज्य का बंटवारा करते हैं, तो भयंकर मारामारी होने वाली है। तो श्री लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और 1905 में श्री लोकमान्य तिलक ने एक आदेश जारी किया भारत के नागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरकार भारत के एक बंगाल राज्य का संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करती है, तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। और उन्होंने ये घोषणा कर दी। श्री लोकमान्य तिलक के एक दोस्त थे, मित्र थे, विपिन चंद्र पाल, जो उस समय बंगाल के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे ही श्री लोकमान्य तिलक के एक मित्र थे श्री अरविंदो घोष, जिनको आपने जाना होगा, जो बाद में सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहीं पर आखिरी जीवन उनका बीता। तो श्री अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पुणे में आए। और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गणपति के नाम पर उत्सव शुरू करना चाहिए। तो जो नेता आए थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में, बंगाल में, गणपति उत्सव तो कोई मनाता नहीं है, और गणेश जी को बंगाल में कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने पूछा, फिर आप बताइए आपके यहाँ किसका प्रभाव है? तो उन्होंने कहा जो नवदुर्गा होती है, दुर्गा पूजा होती है, उसका बंगाल में बहुत असर है। तो श्री तिलक ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ महाराष्ट्र में गणेशोत्सव करता हूँ, आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करिए और इसके साथ संगठन बनाइए और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ फिर हमें लड़ना। तो इस तरह से श्री लोकमान्य तिलक के प्रयासों से पूरे बंगाल में 1905 से 1905 से दुर्गा उत्सव शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है और भारत के अनेक राज्यों में फैल गया है। तो बंगाल में दुर्गा उत्सव, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों कार्यकर्ता श्री तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इकट्ठे हुए। फिर इन कार्यकर्ताओं को लोकमान्य तिलक ने एक संदेश दिया कि गांव-गांव जाना, गली-गली जाना और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का जो बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर, इसका विरोध करना है। तो श्री तिलक के जो कार्यकर्ता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है। तो श्री तिलक ने उन सबको बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में तभी तक चलेगी जब तक अंग्रेजों का माल भारत में बिकेगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चलती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं भारत में बिका करती थी। तो श्री तिलक ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तु जब तक भारत में बिकेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा और जब तक उनको लाभ होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे। तो हमें एक ही कार्य करना है कि गांव-गांव जाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज वस्तुएं बिकती हैं इनका बहिष्कार कराना है। और ऐसे करके 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ।
और वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ। श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया, छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने व्याख्यान दिए। तिलक के साथ अरविंदो घोष गांव-गांव गए। अरविंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदोपाध्याय, बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो गांव-गांव गए। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, वो श्री लोकमान्य तिलक के साथ गांव-गांव गए। और इस तरह से बहुत बड़े नेताओं की टीम तैयार हुई। उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर पैदा कर दी। परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में 1905 में जो शुरू हुआ, 2 वर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बिकना बंद हो गया, उनका कापड़ बिकना बंद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में शक्कर बिकती थी, शुगर, क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी, वो इंग्लैंड से आती थी, तो शुगर बिकना बंद हो गया। और इस स्वदेशी आंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं, स्वीट्स बनाने वाले लोग, उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू किया। इतना प्रभाव। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेड नहीं बनता था। ये बात है 1905 की, 1905, ब्लेड नहीं बनता था। इंग्लैंड से ब्लेड आता था भारत में। तो जो सैलून चलाने वाले लोग होते थे वो अंग्रेजी ब्लेड का उपयोग करते थे। श्री लोकमान्य तिलक ने जब उनको अपील किया कि आप ये अंग्रेजी ब्लेड वापरना बंद कर दो, तो सभी सैलून चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेड का बहिष्कार कर दिया। अब समस्या आई कि शेव कैसे करना, ब्लेड तो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है। हम लोग हिंदी में उसको उत्तरा कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उससे शेप बनाई जाती है, ब्लेड का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया इस देश। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता। हमारे भारत देश में डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता था, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था। तो श्री लोकमान्य तिलक ने लॉन्ड्री चलाने वालों को अपील किया कि अंग्रेजी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। तो भारत के लॉन्ड्री चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड़ धोना शुरू कर दिया, जमीन की मिट्टी से। ये जो ब्लैक बॉटम सॉइल होती है, इसको इस्तेमाल करके कापड़ धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ। इसी तरह श्री लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में, परिवार में विवाह होगा तो वर और वधू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो कौन से वस्त्र धारण करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भारत में कापूस बहुत होता है, कॉटन बहुत होता है, कॉटन के बनाए हुए जो वस्त्र हैं उनका उपयोग करेंगे। और वर वधू दोनों, जिनका विवाह कराने वाला पंडित है, पंडितों का एक बहुत बड़ा संघ बनाया श्री तिलक ने। और उन्होंने कहा कि आप उस वर वधू का विवाह कराइए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कॉटन के वस्त्र होंगे। अंग्रेजी वस्त्र अगर पहने हुए वर वधू हैं तो उनका बहिष्कार कर दीजिए। परिणाम ये हुआ कि वर और वधू ने भी कॉटन पहनना शुरू कर दिया। इस तरह से श्री तिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और तिलक के साथ लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अभियान चलाया। आप पूछेंगे कि इस अभियान का अंतिम फलश्रुति क्या हुआ? इस अभियान की सबसे बड़ी फलश्रुति ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में 6 वर्ष के अंदर संपूर्ण भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं बिकना बंद हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का कपड़ा बिकना बंद हो गया, उनका ब्लेड बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुगर बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर बिकना बंद हो गया। जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी वो सब वस्तुएं बिकना बंद हो गई। लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे आपने यहाँ गणपति मंडल स्थापित किया है नवनगर में, श्री लोकमान्य तिलक ने संपूर्ण भारत देश में ऐसे सैकड़ों गणपति मंडल स्थापित किए। हर एक गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को वो शपथ दिलाते थे, प्रतिज्ञा कराते थे। गणपति मंडल स्थापित हुआ, फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह होता था, प्रतिज्ञा समारोह
उसमें पहली प्रतिज्ञा ये होती थी कि हम भारत देश के स्वराज्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और गणपति हमारे आराध्य देव बनेंगे। हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा होती थी कि भारत में स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए स्वदेशी का वर्ण बहुत आवश्यक है, इसलिए हम जीवन पर्यंत स्वदेशी व्रत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा संकल्प होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है, हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमान हिंदुओं से नहीं लड़ेंगे। ऐसी 11 शपथ दिलाई जाती थी और वो 11 शपथ लेने वाले कार्यकर्ता गणपति आंदोलन के सदस्य होते थे। उसमें से एक शपथ होती थी कि व्यसन जीवन में कभी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा तंबाकू कुछ नहीं खाएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज्य प्राप्ति के लिए लड़ सके। ऐसी शपथ दिलाकर श्री तिलक कार्यकर्ताओं को पक्का बनाते और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 1905 से ये अभियान शुरू हुआ। 1911 में 1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेशोत्सव के कुल कार्यकर्ता 1,20,20 हो गए, 1,20,00,000। उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो 21 कोटि था, 20 करोड़ भारतवासी थे 1905 में और उसमें से 1,20,20,1,20,00,000 उनके कार्यकर्ता थे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ काम करने वाले। गणेशोत्सव के माध्यम से इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने इकट्ठी की। अंतिम परिणाम क्या हुआ? 1911 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कुछ बिकना यहाँ बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में बहुत तकलीफ आ गई, क्योंकि यहाँ से धन लूटकर ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी। उनका माल बिकता था, वो पैसा लंदन जाता था। जब यहाँ माल बिकना बंद हो गया तो यहाँ से पैसा लंदन जाना बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत तकलीफ की स्थिति आई। उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल मीटिंग बुलाया और उसने ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन में पैसा आना बंद हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज ने जॉर्ज पंचम को कहा कि भारत में एक बड़े नेता हैं श्री लोकमान्य तिलक, उन्होंने गणेशोत्सव का एक अभियान और स्वदेशी का आंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वस्तुएं भारत में बिकना बंद हो गई हैं, इसलिए इंग्लैंड में पैसा आना बंद हो गया। तो जॉर्ज पंचम इतना परेशान हुआ, उसने कहा कि ये लोकमान्य तिलक कौन है? तो उसके जो ऑफिसर थे उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, पुणे के पास उनका जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र उनका पूरा भारत देश है और उनके पास 1,20,20,00,000 कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी आर्मी। तो जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में कितनी है? तो जॉर्ज पंचम को उत्तर मिला कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम 3,50,000 है, 3.5 लाख की आर्मी है। और उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक की आर्मी कितनी बड़ी है? तो उन्होंने कहा कि 1,20,00,000 की आर्मी है। तो फिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि उसका कमांडर इन चीफ लोकमान्य तिलक 1,20,00,000 की आर्मी है, कितनी बड़ी आर्मी है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी भारत यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। तो दिसंबर में 10 तारीख को जॉर्ज पंचम भारत आया। दिसंबर 10, 1911, 1911, 10 दिसंबर को जॉर्ज पंचम भारत आ गया, ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन की, गणपति आंदोलन की आर्मी कितनी बड़ी है। उस जमाने में आप जानते हैं कि हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी के जहाज से यात्रा होती थी, शिप का आना जाना होता था। तो लंदन जाने के लिए भारत देश में 2 ही स्थान थे और लंदन से आने के लिए भी 2 ही स्थान थे। एक था वो कलकत्ता और दूसरा था सूरत। सूरत में बहुत बड़ा पानी के जहाज का पत्तन था और कलकत्ता में बहुत बड़ा था। तो कलकत्ता एक, सूरत दूसरा। तो जॉर्ज
आप कहाँ उतरेंगे? तो उन्होंने कहा कलकत्ता उतरूंगा। क्यों? क्योंकि लोकमान्य तिलक के सहयोगी और उनके कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बंगाल में काम कर रहे हैं, तो मुझे देखना है वो। तो कलकत्ता उतरा लोकमान्य तिलक, जॉर्ज पंचम कलकत्ता आया। 11 दिसंबर को कलकत्ता में बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया। जिन लोगों ने जॉर्ज पंचम को भारत में पहली यात्रा पर रिसीव किया, माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया, उनमें से सबसे आगे थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय, और एक थे उमेश चंद्र बनर्जी, और एक पुराने कांग्रेस के नेता जो माने जाते हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में, तो एक थे एक्टोवियो ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। इन सब लोगों ने राजा को आवकार किया, उसका स्वागत किया, राजा माने जॉर्ज पंचम। और श्री लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो सारे नेता थे जिनको हमारे इतिहास में गरम दल का नेता माना जाता है, इन्होंने जॉर्ज पंचम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम जॉर्ज पंचम का बहिष्कार करते हैं, हम उसके स्वागत समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर नरम दल के कुछ नेता हुआ करते थे, उनमें से मैंने कुछ नाम आपको बताए। उन्होंने कहा कि हम जॉर्ज पंचम का जरूर स्वागत करेंगे। तो स्वागत समारोह हुआ कलकत्ता में, और स्वागत समारोह में पहली बार जॉर्ज पंचम को स्वागत करते हुए एक गीत गाया गया जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। भारत भाग्य विधाता माने भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाला कौन? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम को मंच पर बिठाया गया और ये गीत गाना शुरू किया, और जिसने ये गीत गाया दुर्भाग्य से उसका नाम वही श्री रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही ये गीत लिखा और उन्होंने ही ये गीत गाया। अब ये जो गीत है इसमें ज्यादा शब्द बांग्ला के हैं और कुछ संस्कृत के शब्द हैं। इस पर जरा ध्यान दें। जनगण मन, जन गण मन, गण संस्कृत का शब्द है, जन संस्कृत का शब्द है, मन संस्कृत और बांग्ला दोनों में है। तो इसका अर्थ है भारत की जनता की तरफ से, गण माने छोटे छोटे राजा और उनके प्रतिनिधि, हम सब भारत की जनता की तरफ से, छोटे छोटे राजाओं की तरफ से जनगणमन अधिनायक जय, अधिनायक माने सुपर हीरो, माने जॉर्ज पंचम, आपकी जय करने के लिए यहाँ आए हैं। जनगणमन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। भारत के आप भाग्य विधाता है, आपको भारत का भाग्य तय करना है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये भारत के अलग अलग हिस्से हैं जिनका नाम उन्होंने लिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे। भारत के ये सभी हिस्सों की, रीजन की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, आपका नाम पूरे विश्व में हो, तब शुभ आशीष मांगे। हम भगवान से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं। गाए तब जय गाथा, हम आपकी जय जयकार करते ही रहेंगे। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। ये गीत गाया गया, और ये गीत गाया गया 24 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जॉर्ज पंचम का स्वागत समारोह करते हुए। अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि जॉर्ज पंचम को ना संस्कृत समझती थी ना बांग्ला, न उसको हिंदी आती थी। वो सुन तो लिया, उसने अपने पड़ोस में बैठे अंग्रेजों से पूछा ये क्या गाना गाया, तो अंग्रेजों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको समझाया। जैसे ही उसको पता चला कि ये गाना जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भाग्य विधाता बताया गया है, वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने लोकमान्य रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया और उनके पीठ पर ऐसे थपथपाया, बहुत अच्छा आपने गीत लिखा है। और अंग्रेजी में उसने कहा कि मेरी इतनी प्रशंसा तो मेरे देश में कोई नहीं करता। इससे भी ज्यादा उसने एक मजाक की बात कही
जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इतनी प्रशंसा नहीं की है, आपने तो उससे भी ज्यादा की। रविन्द्रनाथ टैगोर गदगद हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर गदगद हो गए। तो ये जो पंचम था, जॉर्ज पंचम, इसने अपनी डायरी में उनका नाम, पता, सब कुछ नोट किया। फोन उस समय होता नहीं था, नाम पता नोट किया और ये कलकत्ता से चलकर फिर दिल्ली गया। जॉर्ज पंचम, यही जॉर्ज पंचम। दिल्ली में इसने एक बहुत बड़ा दरबार बुलाया और उसमें छोटे छोटे राजा महाराजा सब लोग आए। लेकिन दिल्ली में जो क्रांतिकारी थे, गरम दल वाले, लाला लाजपत राय वाले, वो नहीं गए। उन्होंने वहां भी बहिष्कार किया। तो दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसियत से एक अधिकारी होता था, उसको जॉर्ज पंचम ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है लोकमान्य तिलक की। मैंने सुना है 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख उसमें सोल्जर है, मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है। तो दिल्ली का जो गवर्नर था उसने जॉर्ज पंचम को समझाया कि ये आर्मी है, बिना बंदूक वाली है, इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, आर्मी विदाउट आर्म्स। उसने जो टाइटल बताया, आर्मी विदाउट आर्म्स है ये। इनके पास कोई बंदूक नहीं है, इनके पास कोई तलवार नहीं है, इनके पास कोई तोप नहीं है, कोई मोर्टार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो दिल है, जो इनका हृदय है, वो इतना मजबूत है कि ये हमेशा भारत की आजादी और स्वराज्य की बात करते हैं। तो उसने पूछा कि इस आर्मी के कुछ नेताओं से मुझे मिलना है। तो गवर्नर ऑफ दिल्ली ने कहा कि इनका नेता तो लोकमान्य तिलक है और उन्होंने आपका बहिष्कार किया हुआ है, इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है। आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवस्था करूं। तो जॉर्ज पंचम कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आदमी है जिसको राजा बुलाए और वो राजा के पास ना जाए। उन्होंने कहा यहाँ तो एक नहीं, ऐसे करोड़ों हैं। आपको वो मानते ही नहीं कि आप राजा। वो कहते हैं आप इंग्लैंड के राजा होंगे, भारत का राजा तो एक ही है, वो हमारा गणपति बप्पा। लोकमान्य तिलक ने सब कार्यकर्ताओं को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है, वो है गणपति बप्पा। किसी के सामने झुकना, किसी को वंदन करना, किसी से आशीष मांगना और इसी से दुआ मांगना, बाकी हमारा कोई राजा नहीं, हमारा राजा गणपति। तो जब गवर्नर ने ये सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने बहिष्कार किया, वैसे करोड़ों है, अब आप जाना चाहो तो मैं व्यवस्था करता हूँ, पुणे जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए। तो पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर को टेलीग्राम किया गया। पुणे का जिला कलेक्टर परेशान हो गया, वो टेलीग्राम लेके श्री लोकमान्य तिलक के घर गया। श्री लोकमान्य तिलक पुणे में ही रहते थे, शनिवार वाड़ा में ही उनका घर है, आज भी वो घर सुरक्षित है, आप जाके देख सकते हैं। पुणे का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भागा भागा वो टेलीग्राम लेके श्री तिलक के पास गया और टेलीग्राम उनको दिखाया कि आपसे मिलने के लिए हमारा राजा जॉर्ज पंचम पुणे आना चाहता है, आप उनसे मिलेंगे। तो श्री लोकमान्य तिलक ने कहा मुझे राजा से मिलने की कोई गरज नहीं है, वो आपका राजा है, मेरा नहीं है। आप उसके नौकर हैं, आपको वो पगार देता, मुझे पगार नहीं देता, मुझे उससे मिलने की गरज नहीं है। तो कलेक्टर ने समझाया नहीं, वो आपको मिलने यहाँ आना चाहते हैं पुणे में। तो तिलक ने कहा कि फिर ठीक है, आप उनको यहाँ आने दो, मैं मेरे गांव चला जाता हूँ रत्नागिरी। श्री लोकमान्य तिलक का जन्म स्थान रत्नागिरी में है, आप जानते हैं, रत्नागिरी के पास एक छोटे से। तो मैंने कहा मैं मेरे गांव चला जाता हूँ। तो फिर कलेक्टर ने पूछा मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है तुम्हारी नौकरी जाए, तुम्हारे राजा की नौकरी जाए, तुम यहाँ सब हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, हमारा स्वराज्य हमें मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तो कलेक्टर ने वापस टेलीग्राम कर दिया कि श्री लोकमान्य तिलक आपको मिलने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है, तैयार नहीं है, अब क्या करना। तो अंग्रेज पुलिस को कहा गया कि आप लोकमान्य तिलक को अरेस्ट करो और अरेस्ट करके उनको जॉर्ज पंचम की सेवा में लेके आओ। तो श्री लोकमान्य तिलक के पास जब पुलिस ऑफिसर पहुंचा अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आप कानून बताओ, किस कानून से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो पुलिस ने कहा आप हमारे राजा को नहीं मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा ये कोई अपराध नहीं है,
ये कहीं भी किसी कानून की किताब में नहीं है। उस समय तक हमारे देश में जो कानून की किताब चलती थी उसका नाम था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। 1860 से ये चल गई थी। तो मैंने कहा आईपीसी का कौन सा प्रोविजन है जिसका मैंने वायलेशन किया है और आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर निरुत्तर हो गया, वो चुपचाप वापस गया और जॉर्ज पंचम को कह दिया गया कि ये व्यक्ति इतना पक्का है कि ये जो तय कर लेगा वही करेगा, ये आपसे मिलेगा नहीं। जॉर्ज पंचम बिना मिले वापस गया दिल्ली से, बिना मिले वापस। और भारत में उस समय कांग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे श्री तिलक, जिन्होंने जॉर्ज पंचम से मिलने को मना किया। बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, मैंने नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, एक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब जॉर्ज पंचम को सलामी देके आए। तिलक नहीं गए, लाला लाजपत राय नहीं गए, विपिन चंद्र पाल नहीं गए। जॉर्ज पंचम को तिलक का नहीं मिलना इतना अंदर तक चोट पहुंचाया कि जब जॉर्ज पंचम वापस जा रहा था दिल्ली से, उसने कहा तो मुझे वापस जाना है, तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पानी के जहाज से लंदन। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है जो मुझे मिलने से मना कर सकता है और किसी कानून के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है। तो अंग्रेज गवर्नर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे पहली मांग है कि 1905 में जो कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है, बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर तोड़ दिया है, ये कानून वापस लेना और बंगाल को फिर से एक करना। तो जॉर्ज पंचम ने गवर्नर को कहा कि ऐसे वीर बहादुर पराक्रमी व्यक्ति का थोड़ा तो सम्मान करो और ये बंगाल का बंटवारा रद्द करो। और भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जब बंगाल को बंटवारा करके अंग्रेजों ने 6 साल के बाद वापस फिर से एक किया और ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक हुआ और लोकमान्य तिलक की इतनी जय जयकार पूरे देश में हुई। 1911 में जब बंगाल फिर से एक हो गया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस हो गया, तो सारे देश में लोकमान्य तिलक के स्वागत समारोह आयोजित हुए और एक एक समारोह में 50-50 हजार लोग आते। उस जमाने में ये माइक नहीं होता, बिना माइक के उनको व्याख्यान करना पड़ता। आप जरा सोचिए, 50,000 की भीड़, 50,000 नागरिक लोकमान्य तिलक को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं, कैसे वो बोले जो आखिरी आदमी तक बात पहुंचे। तो वो संभव नहीं होता था। तो श्री तिलक चिल्ला चिल्ला कर बोलते और दुष्परिणाम क्या हुआ। 1911 से जब उनका ये स्वागत समारोह शुरू हुआ, 1915 तक ये चलता रहा। 4-5 साल चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण उनके सारे फेफड़े गल गए, उनके लंग्स में इंफेक्शन आ गया, क्योंकि माइक तो होता नहीं था। गले में इंफेक्शन आया, लंग्स में इंफेक्शन आया और वो इंफेक्शन इतना गंभीर था कि उसी में श्री लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके, बोल नहीं सके जाना। थोड़े भी बोलते थे तो गले में दर्द होता, थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी भर जाता और उस समय ट्रीटमेंट भी नहीं था। प्लूरिसी नाम की एक बीमारी उनको हो गई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उसका एक ही ट्रीटमेंट था कि वो कोई ठंडे प्रदेश में जाकर थोड़े दिन आराम करें। लेकिन तिलक कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो स्वराज्य कैसे आएगा। इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दुर्लक्ष्य किया, अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दिया और उसी चक्कर में उनकी पत्नी रात दिन परेशान रहती थी और उनकी मृत्यु हुई उनकी पत्नी की, इसी चिंता में कि तिलक कभी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, लगातार प्रवास करते थे। अब उस जमाने में प्रवास करने के लिए गाड़ी नहीं थी तो साइकिल से प्रवास करते, कभी साइकिल नहीं होती थी तो बैलगाड़ी में बैठ के प्रवास करते, कभी कभी बैलगाड़ी नहीं तो घोड़े पर बैठकर प्रवास करते, घोड़ा भी नहीं मिला तो वो जो ऊंट होता है कैमल, उस पर बैठकर प्रवास करते थे और कुछ नहीं मिला तो पैदल पैदल प्रवास करते। तो प्रवास बहुत किया, व्याख्यान बहुत दिए, स्वागत समारोह जगह जगह होते थे, उसमें फंड इकट्ठा होता था और वो फंड इतना हो गया कि वो कोटि-कोटि रुपए। बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड। इतिहास की पुस्तकें जब आप
पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह चैप्टर है तिलक स्वराज फंड। ये लोकमान्य तिलक को स्वागत समारोह में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया था। आप पूछेंगे तिलक स्वराज फंड कितना था? आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले 90 ईयर्स बिफोर तिलक स्वराज फंड 21 करोड़ रुपीस का था। 51 कोटि रुपए इतना धन था। आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि 1920 का 1 रुपए 1 रुपया 2007 के 300 रुपीस के बराबर है। तो 300 में 21 का गुणा कर लीजिए। 6,300 करोड़ रुपीस श्री लोकमान्य तिलक ने इकट्ठा किया इस देश में घूम। और वो फंड जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उस फंड से फिर परिणाम क्या किया उन्होंने, क्या काम में लगाया वो फंड? उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता वो सभी ये पैसे से बनाई गई। मैंने आपसे कहा ब्लेड नहीं बनता था भारत में, श्री तिलक ने ब्लेड बनाने की इंडस्ट्री शुरू कराई पुणे के पास। वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में, शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा। हमारे देश में उस जमाने में आयरन और स्टील के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं था। तिलक ने भारत देश के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को स्टील की जरूरत है, आप स्टील बनाना शुरू करिए, हम इंग्लैंड से स्टील नहीं खरीदेंगे। तो टाटा, जमशेद जी टाटा ने श्री लोकमान्य तिलक के एक वाक्य पर पूरा टिस्को खड़ा कर दिया, टाटा स्टील कंपनी, वो तिलक ने खड़ी करवाई है इस देश में। बजाज ग्रुप को एक दिन तिलक ने बुलाया, जमनालाल बजाज को, और कहा कि हम इंग्लैंड से कापड़ आयात करते हैं, भारत में कपड़ा बनना चाहिए। खादी का तो बनता है, वो हाथ का है, लेकिन वो मोटा होता है, लोगों को बारीक कपड़ा पहनना है, महीन, तो आप उसके लिए मिल लगाइए। तो जमनालाल बजाज ने तिलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकत्ता। डालमिया जी को बुलाया एक दिन और कहा आप कुछ प्रोडक्शन में जाइए। डालमिया जी ने कहा ठीक है, हम भी भारत के। ऐसे भारत में 72 जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो आज इस देश में एस्टेब्लिश हैं, टाटा है, डालमिया है, जमनालाल बजाज का बजाज ग्रुप है, ये सब की स्थापना करने में लोकमान्य तिलक की बहुत बड़ी भूमिका है। 1915 में श्री तिलक ने ये सब शुरू किया, 1920 तक वो ये करते रहे और 1 अगस्त 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। मैंने बताया गंभीर बीमारी थी, प्लूरिसी की, लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे, ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था। उस समय उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनको मालूम हो गया था कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी मृत्यु होगी तो आप में से कोई रोना नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आंसू बहाना नहीं। मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की है, तो आप भी मेरे पद चिन्हों पर चलना, आप भी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं करते। आप स्वतंत्र हैं, भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा। मेरे आदर्शों का खून नहीं करना, कोई रोएगा नहीं, मैं मरूंगा, खुशी के साथ मुझे विदा करना। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। श्री तिलक ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मृत्यु जो है जन्म से भी ज्यादा आसान है। ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि जन्म लेने में तो बहुत कष्ट होता है, ताई को भी होता है, मक्खन को भी होता है, लेकिन मृत्यु बहुत सहज है, बहुत आसान है, इसलिए उत्सव की तरह से इसको मनाना। और ये हुआ 1 अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, प्राण उनके पूरे हुए, तो पूरा पुणे शहर, पूरा बंबई, पूरा भारत खड़ा हो गया। ऐसी अंतिम यात्रा इस देश में किसी की नहीं निकली। करोड़ों करोड़ों लोग उसमें शामिल, करोड़ों। और उन लोगों ने श्री तिलक की अंतिम यात्रा को भारत की स्वराज यात्रा कि ये हमारे देश की स्वराज यात्रा। और उस स्वराज यात्रा में उन्होंने वही संकल्प दोहराए जो श्री तिलक उनको गणपति आंदोलन के समय काम करते थे। ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में गणपति की स्थापना कराई, ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में स्वराज्य की नींव स्थापित कराई।
आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मैंने आपके मंडल में आकर श्री तिलक का फोटो देखा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गणपति मंडलों में जाता हूँ, गणपति की मूर्ति तो होती है, तिलक की मूर्ति गायब है। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि गणपति मंडल वाले गणपति की स्थापना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलक ने कभी सुना नहीं, सोचा भी नहीं। हमें शर्म है कि हम लोकमान्य तिलक के उन सभी आदर्शों को पूरा नहीं कर पाए जो गणपति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारत को समझाए थे। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले दिया था। जब बंगाल का बंटवारा समाप्त हो गया तो तिलक ने भारत के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने बंगाल के बंटवारे का विरोध क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल को बांटा है। धर्म के आधार पर अगर ये बंटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला। और दूसरा एक खतरनाक काम हुआ था उसी समय, बंगाल का जो बंटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जब बंगाल बंटवारा समाप्त हो गया, फिर से बंगाल एक करना पड़ा, तभी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विष बीज बो दिया जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। वो विष बीज क्या था? अंग्रेजों ने एक संस्था बना दी इस देश में जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग। बंगाल का बंटवारा समाप्त करने के समय एक संस्था बना दिया इंडियन मुस्लिम लीग और यही संस्था का अध्यक्ष बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बना। और अंग्रेजों ने उस संस्था को इतना विष भर दिया कि जो बंगाल का बंटवारा उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर किया था, उस इंडियन मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर कर दिया। श्री तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेज बंगाल का बंटवारा करने में सफल हो गए हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बंटवारा कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार पर। ये उनको पता चलता है। 1915 में उनको 1947 दिखाई देता। इतनी उनकी दूरदृष्टि थी तिलक की। वो ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजों ने ये सफलतापूर्वक चला दिया तो भारत को एक रखना मुश्किल हो जाएगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े अंग्रेज कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार। इसलिए उन्होंने बंगाल बंटवारे का विरोध किया। लेकिन श्री तिलक की मृत्यु के बाद इस देश में ऐसा दुष्चक्र चला कि गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे, तिलक तो उनके सबसे बड़े लीडर थे, श्री लाला लाजपत राय, वो लाठी कांड में मारे गए। आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते। भगत सिंह को 1931 में फांसी हो गई। मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी हो गई। अरविंदो घोष जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे लोकमान्य तिलक के बाद, क्योंकि लोग उनको बहुत मानते थे, वो संन्यास लेकर पांडिचेरी में चले गए। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास में रहूंगा और साधु का काम करूंगा। उसके बाद कोई बचा नहीं बड़ा नेता, तो धीरे धीरे सारे गरम दल के नेताओं को अंग्रेजों के पुलिस में 1931 में खत्म हो गए। फिर उसके बाद गांधी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए लोकमान्य तिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का काम तो आगे जरूर बढ़ाऊंगा और अंग्रेजी बहिष्कार का काम भी लगातार मैं करूंगा। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार करना। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे उनके पैरेलल, उनके मुकाबले मराठी भाषा के स्कूल शुरू किए। आपको मालूम है पुणे में एक एजुकेशन सोसाइटी बनी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके संस्थापक अध्यक्ष लोकमान्य तिलक थे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ये काम दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मराठी भाषी स्कूल होने चाहिए। कर्नाटक में उनका अभियान आया कि कन्नड़ भाषी स्कूल होने चाहिए। उत्तर भारत में अभियान था हिंदी भाषी स्कूल होने चाहिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भूषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, वस्तुओं के स्तर पर
स्वदेशी, ऐसी पूरी तिलक की कल्पना थी। हर स्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए। और तिलक इतने स्वदेशी के आग्रही थे कि कभी उन्होंने अपने वस्त्रों से समझौता नहीं किया। लंदन भी वो कई बार गए थे उपन्यास देने के लिए, लेकिन लंदन भी वो उसी पोशाक में जाते थे जिस पोशाक में आप उनको अंदर देखते। सिर पर वही पगड़ी, एक उनका झब्बा और धोती, लंदन भी उसी पोशाक में। आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फिर भी लोकमान्य तिलक धोती और अपना ये अंग वस्त्र में कुर्ता और ये सिर पर टोपी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत अधिक हुआ तो कंबल लपेटते। तो लंदन में जो भारतवासी रहते थे उनमें से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे शरीर में स्वराज्य की इतनी अग्नि जल रही है कि ठंडी कैसे लगेगी। और जब भी लोकमान्य तिलक को टोकने वाला कोई होता था लंदन में, तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्री विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर उस समय लंदन में ही थे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था। विनायक दामोदर सावरकर के एक सहयोगी थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने लंदन में फंड इकट्ठा किया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था इंडिया हाउस। हिंदी में नाम था भारत भवन, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था इंडिया हाउस। लोकमान्य तिलक जब भी लंदन गए तो वहां ठहरते थे इंडिया हाउस में। कारण क्या था कि भारत के जो भी क्रांतिकारी थे सभी के लिए वो घर के जैसा था। तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी रहते थे, अभ्यास करते थे और भारत में आकर क्या क्या काम करना है स्वराज्य के लिए उसकी योजनाएं बनाया करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लोकमान्य तिलक को कई बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो लोकमान्य तिलक वही उत्तर देते थे कि स्वराज्य की गर्मी इतनी है, ठंड कैसे लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीति में होते और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अद्भुत काम किए। 2 बड़े अखबार जीवन भर वो निकालते रहे अपनी मृत्यु तक। एक अखबार का नाम था केसरी, आप सभी जानते हैं, वो मराठी में निकलता था। केसरी अखबार में ऐसे अग्रलेख वो लिखा करते थे श्री तिलक कि लोग पढ़े तो उनके अंदर खून जले, ऐसी भाषा उनकी होती थी। और भारत के पहले अखबारों में उसकी गिनती होती थी केसरी, जो उस समय 53,000 बिकता था। 53,000 उसका कॉपी बिकती थी और एक कॉपी को 10 से 12 लोग पढ़ते, माने हर दिन